और अब है हमारा तीसरा कारक जिसको हम कहते हैं जैविक रासायनिक कारक। जैविक रासायनिक कारक का ये जो मॉडल है ये 1950 में दिया गया था और इस जैविक रासायनिक कारक के अनुसार असामान्य व्यवहार होने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला है रासायनिक गड़बड़ी या केमिकल डिस्टरबेंस, दूसरा है हार्मोन्स की गड़बड़ी या हार्मोनल डिस्टरबेंस और तीसरा है हमारा पौष्टिक आहार की कमी या लैक ऑफ न्यूट्रिशन। रासायनिक गड़बड़ी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हर मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में मदद करते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा निश्चित होती है। यदि इस मात्रा में कहीं कमी या अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से गड़बड़ी या समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कहते हैं कैटेकोलेमाइन। यदि इस कैटेकोलेमाइन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हो सकता है और यदि इसी कैटेकोलेमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकता है। दूसरी चीज है हमारा हार्मोन्स की गड़बड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स और ये हार्मोन्स व्यक्ति के विभिन्न भाग शरीर के विभिन्न भागों में जाकर व्यक्ति की फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। यदि ये हार्मोन्स किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है इनका सिक्रीशन तो उसकी वजह से भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शारीरिक और हम कह सकते हैं मानसिक दोनों तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है वह एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। यदि इस कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक गर्भवती महिला का। जैसे कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी मात्रा कम होने से उसके अंदर मेंटल डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स है वह हमारे साइकोलॉजिकल एंड हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के विकास को बाधित कर सकते हैं। तीसरा हमारा फैक्टर है पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक आहार व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए ही जरूरी होता है क्योंकि यह पौष्टिक आहार ही व्यक्ति के शरीर को विकसित होने में मदद करता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करता है डिफरेंट मिनरल्स या विटामिन्स के फॉर्म में, जिसके वजह से कि व्यक्ति का बच्चे का जो शरीर है वह बेहतर तरीके से विकसित हो सकता है। परंतु यदि इस पौष्टिक आहार में कमी होती है या फिर बच्चे को सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि मेंटली जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं उनके अंदर मानसिक दुर्बलता भी उत्पन्न हो सकती है। हमारा जो तीसरा फैक्टर है वह है मस्तिष्कीय दुष्क्रिया या ब्रेन डिसफंक्शन। और ब्रेन डिसफंक्शन का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का जो ब्रेन है उसके टिश्यूज जो है उसमें किसी न किसी तरह से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें बाधा उत्पन्न होने लग जाती है और उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर मानसिक विकृतियां विकसित हो सकती है। ब्रेन की डिसफंक्शनिंग विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे कि मस्तिष्क में यदि किसी प्रकार की चोट लग जाए तो व्यक्ति
का जो मस्तिष्क होता है, उसके जो विभिन्न पार्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से में चोट लगी है, उसके आधार पर व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है संक्रमण या इन्फेक्शन। व्यक्ति यदि किसी बीमारी से ग्रस्त होता है या किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन के सेल्स जो है उनकी फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है हमारा मादकता या इंटॉक्सिकेशन। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब का सेवन या अन्य प्रकार की कोई ड्रग्स ले रहा है, तो उनकी वजह से भी उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सो इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन देयर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। लास्ट जो पॉइंट है वो है डीजेनरेटिव चेंजेस। डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब ये है कि चाहे तो बढ़ती उम्र के साथ या जैसे ब्रेन ट्यूमर आदि के वजह से जो ब्रेन के सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, अर्थात उनकी फंक्शनिंग में कमी आ जाती है। इसकी वजह से बुढ़ापे में शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है और साथ में ही उनके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। फिजिकली हम देख सकते हैं कि बुढ़ापे में लोगों के अंदर ऊर्जा कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, वो लोग चल नहीं पाते हैं, अर्थात काफ़ी बॉडीली डिसफंक्शंस शुरू होने लग जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर मेमोरी लॉस होने लग जाते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बिजार थिंकिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, अर्थात सेल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है तनाव मॉडल। स्ट्रेस का मतलब होता है अ नेचुरल फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस क्रॉनिक हो सकता है यदि व्यक्ति को उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला जाए तो। स्ट्रेस बेसिकली व्यक्ति के अंदर इमोशनल और फिजिकल टेंशन्स क्रिएट करता है और व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है। स्ट्रेसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक या फिजिकल और मनोसामाजिक या जिसको साइकोसोशल कहते हैं। कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेसर हो, व्यक्ति के साथ यदि ये स्ट्रेसेस लंबे समय तक रहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। बिहेवियरल समस्याओं के अंतर्गत जो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं वे हैं जैसे व्यक्ति को सोने में समस्या हो सकती है, उसके डाइजेशन में समस्या हो सकती है, उसको लगातार सिर दर्द होने लग सकता है और क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है अतः वह काफ़ी फ्रीक्वेंटली बीमार भी होने लग सकता है। दूसरा है जैसे हम देख सकते हैं कि बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ साथ ही व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी उत्पन्न होने लग जाते हैं जो कि हमारी इमोशनल समस्याओं से संबंधित है। व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स पनपने लग जाते हैं, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, वो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। उसको बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर स्पीच प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कुछ मात्रा में तो सही है, लेकिन यदि यही स्ट्रेस अधिक हो जाता है और व्यक्ति इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है तो ये व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है और व्यक्ति को ये एक मानसिक विकृति की ओर ले जाता है। जैसे जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 जैविक कारक जो कि असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में सहयोग प्रदान करते हैं। That's all for today.